हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, एचपीसीएल का एग्जाम आने वाला है। जो पोस्ट हमारी निकली थी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, उसका एग्जाम हमारा अनाउंस हो चुका है। 3 मई को एग्जाम होने वाले हैं। आज से टोटल 12 दिन का समय आपके पास है। इसलिए मैं लास्ट में ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट समय में जितना आपने पढ़ा होगा उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना। तो हर टॉपिक जितना चैप्टर दिया हुआ, टोटल 12 चैप्टर दिया हुआ, मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा सिलेबस में क्या क्या है। तो 12 के 12 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे 12 दिन के अंदर। लगभग 10 चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, उसको तो पूरा ही हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी चीजें हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है। तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपीसीएल में आए हुए हैं या उससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम लोग करेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग को सिर्फ इतना करना है कि जो क्वेश्चन रहे उसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। उसका पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आप अपने सीनियर से जाके पूछिएगा, जिन लोग का एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है। ये जो सीरीज मैं चलाता हूँ लास्ट टॉप 50 वाला, उससे कितना हेल्प लोगों का होता है, सेम सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी चूकिएगा मत। यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे टाइमर के हिसाब से, तो एग्जाम में बैठ के आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तो बिना कुछ और सारी बातें किए जल्दी से चलते हैं और वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं किसके बारे में हम ये सीरीज चला रहे हैं, एचपीसीएल के बारे में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। हमें पता है मोस्टली 10 दिन हमारे एग्जैक्ट बचे हो, क्योंकि एक दिन आप बैकअप लेके चलिए कि आप उस सिटी में जाएंगे जहां एग्जामिनेशन देना है। तो इसलिए टॉप 10 डेज का सीरीज ये चल रहा है। इसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, जितना सिलेबस में दिया हुआ है, जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही कराए जाएंगे। बाकी मैं जो अदर सीरीज चलाता हूँ उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यहाँ से एचपीसीएल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और हर बार, और सिलेबस में भी इसलिए इसका दिया हुआ है, तो पढ़ना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं क्या हमारा होने वाला है। कि हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हमारा पोस्ट है, यहाँ हमने बताया हुआ है। एचपीसीएल का एग्जाम है। मोस्टली टेंटेटिव डेट मतलब संभावना है कि 3 मई को एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आपका 170 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके होंगे 170, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो ड्यूरेशन होगा, मतलब आपको 1.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है ना। लगभग आपको मान के चलिए 2.5 घंटे, सॉरी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके 170 हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपका है। अब आगे क्या बताया गया है कि जो स्कीम में है, इसमें करेक्ट मार्क के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और इनकरेक्ट मार्क्स पे 0। मतलब पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दी गई, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। लंबा पेपर होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है आपके। ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या सिलेबस क्या इनका होगा, कैसा पैटर्न होगा। 2 पेपर होंगे आपको, वो भी एक ही सिलेबस में कवर किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बार पेपर देना पड़ेगा, एक ही बार में होगा। जैसे आपको पता है, एक नॉन टेक्निकल सेक्शन और एक टेक्निकल सेक्शन। सेम इसका सिलेबस है, कुछ चेंज होने की जरूरत नहीं है। 85 आपके नॉन टेक्निकल आएंगे और 85 आपके टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन मैंने बता दी है 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे लगभग। सिलेबस में क्या बताया है एचपीसीएल ने, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या आया है। इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग, ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो आज हम कवर कर लेंगे। प्रोसेस कैलकुलेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स केमिकल इंजीनियरिंग का। और यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली सिलेबस सेम है इसका। केमिकल टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें भी ज्यादा फोकस मत करिएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, बट बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। उसके बाद सीआरई है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है। सारा चीज हम लोग कवर कर लेंगे अपने 10 लेक्चर में, सारी चीजें कवर करके देंगे आपको, कि एग्जामिनेशन से पहले आपको मोस्टली प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है ना। उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। तो आज का जो हमारा होने वाला क्या होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक। आपको सिर्फ इतना करना है, जो क्वेश्चन रहे 5 सेकंड का टाइम रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालिएगा। कैसे करके, जैसे पहले का आप आंसर दे रहे हैं, तो पहले का सपोज करो ए आंसर है तो इस टाइप से दीजिएगा। दूसरे का डी है तो इस टाइप से दीजिएगा। ठीक है ना। उससे क्या होगा, मुझे चेकिंग करने में इजी होता है। और जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर लगाते हैं, जो अपनी प्रथा है, नेक्स्ट वीडियो में उनका फोटो दिखाया जाता है। मैं आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ आपके नंबर पे। ठीक है ना। उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो शुरू करें हम लोग। आपका काम इतना है, क्वेश्चन देखना है और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अपने आप सीनियरों से पूछिएगा क्या फायदा मिलता है इससे, फिर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन जो होने वाला है, क्या देखते हैं। थर्मल क्रैकिंग मेनली प्रोड्यूस,
जो थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस की जाती है इंडस्ट्री में, उससे मोस्टली क्या प्रोड्यूस होता है बताना है। नंबर ए एरोमेटिक्स, नंबर बी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नंबर सी ओलिफिन्स, या नंबर डी एल्कोहल्स। इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, कि थर्मल क्रैकिंग से इन चारों में से क्या प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओलिफिन्स जो होता है वो थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा बनता है। ठीक, जितने भी एक्सप्लेनेशन है सारा चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग अभी सीरीज चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं हम लोग को। तो सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दिया गया है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इंस्टाग्राम का आईडी में दिखा रहा हूँ, वहां पे आपको दिख भी रहा होगा कहाँ लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है ना, सारे लोग डाउनलोड बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा है जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। नंबर ए पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, नंबर बी पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन, या नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66, या नंबर डी पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। आपको बताना इन चारों में से ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है ना, आप लोग को पता है आजकल हीट इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, स्टूडियो में शूट करने से इतनी ज़्यादा हीट होती, गर्मी होती है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक दूसरा कूलर या कुछ चलाता हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा साउंड आएगा आपको, तो इसलिए ऐसे ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66। ठीक है ना, अगर हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप डेडिकेटेड होकर फायदा उसका उठाइए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, व्हिच टेक्निक इज द बेस्ट फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो आपको बताना है। नंबर ए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर सी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर सी मास स्पेक्ट्रोमीट्री, या नंबर डी NMR। ठीक है ना, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है, किसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो हमारा है वो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बात कर रहा है, Which type of adsorption involves weak van der Waals force। कौन सा एब्जॉर्प्शन ऐसा है जिसमें सबसे वीक van der Waals फोर्स होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो नंबर ए क्या बात कर रहा है, केमियो एब्जॉर्प्शन, नंबर बी फिजियो एब्जॉर्प्शन, मतलब केमियो एब्जॉर्प्शन मतलब आपका केमिकल प्लस आपका एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन मतलब फिजिकल चेंज प्लस एब्जॉर्प्शन होता है, नंबर सी एब्जॉर्प्शन, नंबर डी क्या आयन एक्सचेंज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है कि एब्जॉर्प्शन में van der Waals जिसमें फोर्स सबसे वीक होता है, आपको बताना है। तो केमिस्ट्री के ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका जो फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है हम लोग का, विच मेटल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाता डिजीज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 5 स्टार आप लगा लीजिए। मिनीमाता डिजीज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर ए लेड, नंबर बी मरकरी, नंबर सी कैडमियम, या नंबर डी आर्सेनिक। इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसका एक्सेस होने से या ये मेन रिस्पॉन्सिबल है मिनीमाता डिजीज के लिए। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स से दीजिए कि कौन सा सबसे बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मरकरी। मरकरी के कारण हमारा मिनीमाता डिजीज जो होता है वो देखने को मिलता है इंसान में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है, कैटेलिटिक क्रैकिंग डिफर्स फ्रॉम थर्मल क्रैकिंग इज दैट इट। मतलब जो क्रैकिंग होती है वो कैटेलिटिक क्रैकिंग किस तरह से थर्मल क्रैकिंग से डिफरेंस है वो आपको बताना है। नंबर ए यूजेज हाई प्रेशर ओनली, मतलब कैटेलिटिक में बात कर रहा है, यूजेज हाई प्रेशर ओनली, नंबर बी प्रोड्यूस मोर कोक, या नंबर सी यूज कैटलिस्ट एंड गिव हाइयर गैसोलीन यील्ड, नंबर डी प्रोड्यूस ओनली गैसेज। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस्ट चीज है जो हमें बताता है कि हमारा कैटेलिटिक क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग से अलग है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर बताइए
और किसी दूसरे का आंसर देख के चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास कोई नहीं मिलेगा बैठने के लिए। और टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा, 5 सेकंड में ही आंसर डालना है, क्योंकि वहां आपके पास और प्रेशर रहेगा तो आपके पास और टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैं यहाँ 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ कि ताकि वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड के अंदर आंसर कर लें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूज कैटलिस्ट एंड गिव हाई गैसोलीन यील्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या बात कर रहा है, इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन द इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व। जो हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसमें जो इनिशिएशन होता है वो भी स्टेप का जो इनिशियल में होता है उस स्टेप को बताना क्या इन्वॉल्व रहता है। नंबर ए चेन ट्रांसफर, नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव रेडिकल, नंबर सी टर्मिनेशन के, नंबर डी क्रॉस लिंकिंग। इन चारों में से कौन सा जो इनिशिएशन करता है स्टेप में वो भी किसके, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर लगाइए कि चारों में से आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा नजर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव रेडिकल्स। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है, व्हिच सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है ना, कौन सा ऐसा मेथड है जो बेस्ड होता है अपना पार्टीशन कोफिशिएंट के बेस पे। नंबर ए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, नंबर बी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नंबर सी साइज इंक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या नंबर डी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इन चारों क्रोमेटोग्राफी में से कौन सा ऐसा है जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट के बेस पे हमारा वर्क करता है, आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एग्जाम में कभी कभी आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि दो आंसर आपको लगते हैं कि सही हैं, मान लो सपोज 2 और 3 दोनों सही लग रहे हैं, तो आपको बेस्ट बताना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आंसर में कि इसका बेस्ट आंसर ये लग रहा है। ऐसा नहीं, उसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं, बट वो बेस्ट कौन सा पूछना चाह रहा है वो आपको बताना होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है, ठीक है, पीईटी थ्योरी इज यूज टू डिटरमाइन। जो हमारा बीईटी थ्योरी है वो किसके लिए डिटरमाइन किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए कैटलिस्ट एक्टिविटी के लिए, नंबर बी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए, नंबर सी रिएक्शन रेट कांस्टेंट के लिए, या नंबर डी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए। बीईटी जो थ्योरी है अपनी वो किसके लिए डिटरमाइन किया जाता है, इन चारों में से आपको बताना है कि बेस्ट आंसर आपको कौन सा लग रहा है इनमें से। तो कई बार मैं इसके बारे में आपको पढ़ाया हूँ, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया, तो आपको आना बनता है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का पता लगाने के लिए बीईटी थ्योरी यूज किया जाता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो आप जितने भी मार्क्स लगा सके स्टार उतने लगा सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है वो आपको बताएं। नंबर ए हाई सॉल्युबिलिटी होती है, नंबर बी हाई वॉलेटिलिटी होती है, नंबर सी लो एटॉमिक वेट होता है इसका, या नंबर डी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है किसके रिगार्डिंग, बायो एक्यूमुलेशन के रिगार्डिंग, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी बताइए आपको बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है हमारा बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बात कर रहा है, हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड इन रिफाइनिंग टू। रिफाइनिंग में जो हाइड्रोजिनेशन यूज किया जाता है उसका क्या पर्पज होता है वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए रिमूव सल्फर, नंबर बी क्रैक हाइड्रोकार्बन्स, या नंबर सी ऐड हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, या नंबर डी इंक्रीज विस्कोसिटी। इन चारों में से कौन सा ऐसा पर्पज है जो हाइड्रोजिनेशन को फुलफिल करता है वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऐड हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, विच पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जितने स्टार आप लगा सको उतने 8 से 10 स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर अगर पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटलिंग से क्वेश्चन ना आए। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट है, नंबर बी पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, नंबर सी पॉलीएथिलीन है, या नंबर डी पॉलीस्टाइरीन है। चारों में से बताना है आपको कि क्या है थर्मोसेटलिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटलिंग का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा है? व्हिच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हाइड्रोकार्बन। मतलब जो जीसी हमारा इक्विपमेंट है वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन में किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? नंबर ए टीसीडी के लिए, नंबर बी एफआईडी के लिए, या नंबर सी यूवी डिटेक्टर के लिए, या नंबर डी आईआर डिटेक्टर के लिए। आपको बताना है जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है मेनली जो हाइड्रोकार्बन पे यूज किया जाता है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एफआईडी। आपको पता है एफआईडी क्या होता है? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है? Which catalyst is used in hydrogenation of alkenes in homogenation catalyst, ठीक है ना। 14वां नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि होमोजिनेशन ऑफ एल्कीन के बारे में बात कर रहा है, इन होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? जियोलाइट, नंबर बी रेने निकेल, नंबर बी वेनेडियम पेंटॉक्साइड, या विल्सन कैटलिस्ट। इन चारों में से कौन सा आपको बेस्ट लगता है? तो किसके लिए? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन के लिए, ठीक है ना। वो भी कौन से सोल्यूशन के लिए हमारा है? होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विल्सन जो हमारा कैटलिस्ट है वो यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बात कर रहा है? कार्बन फुटप्रिंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं गवर्नमेंट कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे एक्सप्रेस आप कर सकते हैं किसके टर्म में। नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, या नंबर सी मेथेन वल्ली, या नंबर डी कार्बन एटम्स के बेस पे। एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगा लेंगे थोड़ा बहुत भी, अगर जनरल करंट अफेयर से रिलेटेड आप रहते हैं तो यहाँ आप आंसर बता पाएंगे इसका, ठीक है ना, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। कंफ्यूजन इन्हीं दो में होता मोस्टली बच्चों को, आपको इतना मैं बता देता हूँ। तो जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बेस पे किया जाता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नंबर 16 बात कर लेते, क्या बात कर रहा है? व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फर रिमूवल फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन से सल्फर को रिमूव करता है हमारा, ठीक है। नंबर ए हमारा हाइड्रोसल्फराइजेशन, नंबर बी रिफॉर्मिंग, नंबर सी एल्किलेशन, या नंबर डी क्रैकिंग। इन चारों में से कौन सा है जो हमारा बताता है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सल्फर है उसे रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोसल्फराइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है जिससे सल्फर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहा देख लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिफाइंड एज, जो पॉलीमराइजेशन की डिग्री है उसे किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं उसे बताना आपको। नंबर ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर से, नंबर बी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट से इन ए चेन से, या नंबर सी नंबर ऑफ मोनोमर्स एडेड पर सेकंड से, या नंबर डी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इन चारों में से कौन सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को, आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको सबसे सही कौन सा लगता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ मोनोमर्स एडेड पर सेकेंड, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अपना क्या बात कर रहा देख लेते हैं। द पीएच इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है वो आपको बताना है। नंबर ए मेटल इलेक्ट्रोड का, या नंबर बी होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का, या नंबर सी होता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड का, या नंबर डी आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। इन चारों इलेक्ट्रोड में से बताना है कि आपका पीएच इलेक्ट्रोड किसका एग्जाम्पल होता है वो आपको बताना है। केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एचपीसीएल का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री से देखने को मिलता है, और इस बार क्वेश्चन तो आपके 70 से ज़्यादा आने वाले हैं, तो हम मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जितना स्टार लगा सके उतना स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। जिगलर नट्टा जो कैटलिस्ट है और मेनली यूज्ड फॉर, जो ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है मेनली किसके लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स, नंबर बी क्रैकिंग,
नंबर सी हाइड्रोजनेशन, या नंबर डी हमारा ऑक्सीडेशन। इन चारों में से किस में हमारा जिगलर नट्टे जो कैटलिस्ट होता है वो यूज किया जाता है, आपको बताना है। तो जल्दी बताइए। मैंने आपको ये जब पॉलीमर भी पढ़ा रहा था उस समय भी इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताया हूँ, तो आपको बताना बनता है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अगर जो इतना पेशेंस बना के यहाँ तक बैठ जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो 50 क्वेश्चन कर लेता है पूरे सीरीज का ना, आप एक बार अपने सीनियर से जिनका सिलेक्शन हो चुका है एक बार पूछिएगा उनसे कितना बेनिफिट आपको मिलता है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, एग्जाम सॉल्व करने का कितना कॉन्फिडेंस वो आता है, आप डरते नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो। जो बच्चे डायरेक्ट बुक से पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं प्रैक्टिस किए बिना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, आप लोग को पता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सब चीजें पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, आजकल जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है आपको बताना है। नंबर ए एटम्स इकोनॉमी पे, नंबर बी कैटालिसिस पे, नंबर सी रिन्यूएबल फीड स्टॉक पे, या नंबर बी डी सेफर सॉल्वेंट पे। इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट तरीका बताता है ग्रीन केमिस्ट्री के लिए जो उसका प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर बताने के कौन सा बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिन्यूएबल फीड स्टॉक। ठीक है ना, कि जो फीड स्टॉक है उसे बार बार हम लोग यूज कर सकें, इसलिए उसको ग्रीन वर्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं क्या बात कर रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन कन्वर्ट्स, मतलब जो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए एल्केन्स को एल्कीन में, नंबर बी एल्कीन्स को एल्केन्स में, नंबर सी एरोमेटिक्स को पैराफिन्स में, या नंबर डी ओलिफिन्स को एल्कोहल्स में। इन चारों में से कौन सा जो हमारा है डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, मैंने कई बार पॉलीमर जब पढ़ाया तो ये चीजें आपको बताई है, वहां पे आपको जानना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्केन्स को जब एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या बात कर रहा है, व्हिच नेचुरल पॉलीमर इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है ना, आपको बताना है। नंबर ए प्रोटीन, नंबर बी नाइलॉन, नंबर सी रबर, नंबर डी सेल्यूलोज। इन चारों में से बताना है कि कौन सा नेचुरल पॉलीमर है जो ग्लूकोज यूनिट से होता है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी बताना इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर आपके पास होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। ठीक है ना, सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, लगभग लगभग आधा आपने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना, 50 को हम लोग सेंचुरी मान रहे हैं, तो अभी आप लगभग लगभग आधी सेंचुरी पे पहुंचने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं 23, विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेट्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, मतलब मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे कौन सी ऐसी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी का जो सेपरेट करती है, आपको बताना है। ठीक है ना, नंबर ए आयन एक्सचेंज, नंबर बी पार्टीशन, नंबर सी साइज एक्सक्लूजन, या नंबर डी एडजॉर्प्शन। ठीक है ना, आपको बताना है चारों में से ऐसे कौन जो मॉलिक्यूलर साइज के बेस्ड पे सेपरेट करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, सबको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देखना ही देना है। ठीक है ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है क्योंकि मैंने ये देखा बहुत बेनिफिट होती है आप लोग के लिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइज एक्सक्लूजन जो होता है उसके बेस पे हम मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच स्टेप इज रेट कंट्रोलिंग इन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है ना, कौन सा स्टेप है जो रेट कंट्रोलिंग करता है, वो भी किसमें, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में। ठीक है, नंबर ए एडजॉर्प्शन, नंबर बी सरफेस रिएक्शन, नंबर सी डिजॉर्प्शन, या नंबर डी एनी ऑफ द एबव, मतलब इन तीनों में से तीनों सही है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी आप बताइए अपने आंसर कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है इसमें, कि चारों में से कौन सा सही हो सकता है। उसका आंसर आप सपोज करिए 24 अगर आपको ए लगता है तो इस तरह से आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों ऊपर वाले जो हैं वो सब सही हैं। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत लग रही है आप लोग के लिए, अच्छी की गई है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल वो रेड बटन दबा दीजिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपना 50-50 कंप्लीट करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा टेक्निक होता है उसमें हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना है कौन सा सही होता है वो आपको बताना है। नंबर ए, पहले क्या होगा, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज करते हैं। या नंबर बी, रिड्यूस पहले करते हैं फिर रीयूज करते हैं फिर रिसाइकिल करते हैं। या नंबर सी, पहले रीयूज करते हैं फिर रिसाइकिल करते हैं फिर रिड्यूस करते हैं। या नंबर डी, रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। इन चारों में से एकदम बेस्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल एग्जामिनेशन में आने की संभावना पूरी पूरी है। और आजकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम भी कर रही है, तो ये चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले जो चीज आपके पास है उसको कम से कम यूज करिए और वेस्ट कम जनरेट कीजिए, उसके बाद उसको रीयूज करिए, बार बार यूज कर लीजिए। उसके बाद जो चीजें बचती हैं वेस्ट उसको रिसाइकिल आप करिए, ठीक है। आपको दिया भी गया होगा प्रायोरिटी क्या है, कि पहले रिड्यूस करिए वेस्ट जनरेशन को, उसके बाद रीयूज करिए जो बार बार आपके पास है, जब जो वेस्ट निकल जाए रिमेनिंग उसको रिसाइकिल कर दीजिए, ठीक है। सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया, उसकी टेंशन नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे इसका लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 26 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। Which catalyst is commonly used in catalytic cracking? कैटलिटिक क्रैकिंग जो होता है इंडस्ट्री में, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। नंबर ए, निकल यूज किया जाता है। नंबर बी, प्लेटिनम यूज किया जाता है। नंबर सी, आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है। या नंबर डी, जियोलाइट यूज किया जाता है। बहुत बार एफसीसी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जितने स्टार लगा सके उतने कर लीजिए। रिफाइनरी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारा एफसीसी यूनिट होता है, आप जानते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बेस्ट आंसर आपका कौन सा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, आपको पता है, जियोलाइट जो होता है वो इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है हमारा, किसमें, थर्मल क्रैकिंग में, कैटलिटिक क्रैकिंग में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 अपना क्या बात कर रहा है। व्हिच फैक्टर इंक्रीज क्रिस्टलिनिटी इन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में क्रिस्टलिनिटी जो इंक्रीज की जाती है उसमें के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है आपको बताना है। नंबर ए, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। नंबर बी, इरेगुलर चेन। या नंबर सी, लीनियर चेन। या नंबर डी, हाई क्रॉस लिंकिंग। इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है जो पॉलीमर में हमारा क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज करने के लिए, कौन सा फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल, आपको बताना है इन चारों में से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीनियर चेन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू कैटलिटिक पॉइजनिंग, मतलब कैटलिटिक जो पॉइजनिंग होता है, कैटलिस्ट पॉइजनिंग, उसमें कौन सा जो सबसे ज्यादा हमारा पाया जाता है जो सबसे बढ़ाता है। नंबर ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर से। या नंबर बी, इम्प्योरिटी एड्जॉर्प्शन से। या नंबर सी, हाई प्रेशर से। या नंबर डी, एक्सेस रिएक्टेंट से। इन चारों में से कौन सा है जो हमारा कैटलिस्ट पॉइजनिंग के लिए जो मेन लीड्स के रूप में काम करता है, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा है, ठीक। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इम्प्योरिटी एड्जॉर्प्शन होगा, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, कैटलिस्ट पॉइजनिंग के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बात कर रहा है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आपको पागल बनाया जाता है कि आप लोग ध्यान से देखते नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डस वेस्ट, मतलब हजार्डस जो वेस्ट होते हैं उनमें जो कैटेगरी डिसाइड कीजिए कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक। नंबर ए, इग्निशियंटिबिलिटी। या नंबर बी, कोरोजिबिलिटी। या नंबर बी, रेडियो एक्टिविटी। या नंबर डी हमारा बायोडिग्रेडेबिलिटी, ठीक है ना। इन चारों में से आपको बताना है कौन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक इन चारों में से कौन सा नहीं है, मतलब तीन तो होंगे ही होंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है वो नहीं है, बल्कि ये तीनों हमारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं हजार्डस वेस्ट के लिए। सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया होगा कि टॉक्सिसिटी, इग्निटिविटी, कोर्जिविटी, रिएक्टिविटी होते हैं, बट जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है तो नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। जो पेशेंस बना के यहाँ तक देख जा रहा है, विश्वास मानिएगा कि एग्जामिनेशन में वो फोड़ के ही आएगा, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
जो लोग 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख के चले जाते हैं ना, वो एग्जामिनेशन में भी ऐसे होता, लगता है कि कहीं बुक में मैंने पढ़ा है बट करेक्ट आंसर को नहीं पता होता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है, विच यूनिट ऑपरेशन प्रोड्यूस रिफॉर्मेट रिच इन एरोमेटिक्स। कौन सा यूनिट ऑपरेशन है जो प्रोड्यूस करता है एरोमेटिक्स, वो भी कौन सा, रिफॉर्मेट रिच, ठीक है ना। नंबर ए क्रैकिंग यूनिट, नंबर बी रिफॉर्मिंग, नंबर सी डिस्टिलेशन या नंबर डी बिस ब्रेकिंग। इन चारों में से कौन सा है जो हमारा रिफॉर्मेट रिच एरोमेटिक्स को प्रोड्यूस करता है, कौन सा यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट में बताइए कि आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो का ऑप्शन नंबर बी, रिफॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू रिफॉर्मेट मिलता है, ये आपको पता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, वो नॉर्मल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बात कर रहा था, देख लेते हैं। व्हिच पॉलीमराइजेशन मेथड इज यूज्ड इन इमल्सन पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, इमल्सन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है ना, आपको बताना है। नंबर ए ओनली कंडेंसेशन, नंबर बी ओनली आयनिक पॉलीमराइजेशन, या नंबर सी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, या नंबर डी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। इन चारों पॉलीमराइजेशन में से आपको बताना है कि कौन सा इमल्सन पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है। पॉलीमर अगर आपने पढ़ा है तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, आप वहां से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो ये बेस्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बात कर रहा देख लेते हैं। व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफॉर्मिंग एफसीसी प्रोसेस। आपको मैंने पहले ही बताया था, मल्टीपल तरीके से घुमा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से एफसीसी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन वही है कैटलिस्ट वाला। तो आपको बताना है यहाँ, नंबर ए सिलिका एल्यूमिनियम जिलोलाइट, ठीक है ना, या नंबर बी निकल, या नंबर सी प्लेटिनम, या नंबर डी आयरन। इन चारों में से कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है एफसीसी प्रोसेस में, आपको बताना है। मल्टीपल एग्जाम में यार, अगर कोई एग्जामिनेशन आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि अगर रिफाइनरी से क्वेश्चन आ रहा है तो एफसीसी यूनिट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तो आप जितना मर्जी उतना स्टार लगा के जाओ, इसको एग्जामिनेशन में करके आना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, ऑप्शन नंबर है जियोलाइट। जहां दिख जाए वहां पे आंसर क्लिक कर दो। कभी कभी आपको सिलिका एल्यूमिनिया भी दिखने को मिलता है, वहां भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात कर रहा है, बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, मतलब बायोगैस मोस्टली क्या पाया जाता है उसमें, आपको बताना है। नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी मीथेन, नंबर सी हाइड्रोजन, या नंबर डी नाइट्रोजन। इन चारों में से सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा आपको लगता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बायोगैस में ये चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइए। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ भी हम लोग को मिलता था, 12th में भी मिला था। अब आपने बीएससी या डिप्लोमा किया वहाँ भी आपको मिला होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। आपको पता है बायोगैस में 50 से 70% जो अमाउंट होता है वो मेथेन ही पाया जाता है, ठीक है ना। आपको आंसर यहाँ पे दिया भी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बात कर रहा है, which fraction is used as aviation turbine fuel, मतलब एटीएफ की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि कौन सा फ्रैक्शन होता है डिस्टिलेशन का जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल में यूज किया जाता है, ठीक। नंबर ए एलपीजी की बात कर रहा है, नंबर बी नेफ्था, नंबर सी कैरोसिन, या नंबर डी डीजल। अगर आप एरोप्लेन से सफर किए होंगे तो उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसे एटीएफ बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उनमें से इनमें से कौन सा चीज वो होता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरोसिन। आपको पता है कि इसकी वॉलेटिलिटी के चक्कर में इसको यूज किया जाता है एटीएफ के रूप में, ठीक है ना। यहाँ सारा चीज आपको दिया होगा कि इसका सुटेबल वॉलेटिलिटी होती है, कंबंशन प्रॉपर्टी होती है, उसके चक्कर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बात कर रहा है, which processing method is used for making pipes and tubes। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। पाइप्स एंड ट्यूब बनाने के लिए कौन सा प्रोसेसिंग मेथड यूज किया जाता है। नंबर ए इंजेक्शन मॉडलिंग, नंबर बी ब्लो मॉडलिंग, या नंबर सी एक्सट्रक्शन, या नंबर डी कंप्रेशन मॉडलिंग, ठीक है ना। इन चारों में से कौन सा ऐसा मॉडलिंग है जो यूज किया जाता है हमारे किस में, मेकिंग पाइप एंड ट्यूब्स के लिए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी, जब मैंने आपको हीट ट्रांसफर भी पढ़ाया था वहां भी ये चीजें मैं आपको बताई थी, तो अभी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रक्शन जो प्रोसेस है वो यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्या बात कर रहा है,
विच मेथड इज यूज्ड फॉर कैटलिस्ट रीजनरेशन, कौन सा मेथड है जो कैटलिस्ट को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। नंबर ए फिल्ट्रेशन, नंबर बी बर्निंग ऑफ कोक, नंबर सी डिस्टिलेशन या नंबर डी सेडिमेंटेशन। इन चारों प्रोसेस में कौन सा आपको लगता है कि जो कैटलिस्ट को रीजनरेट करने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा 5 सेकंड के अंदर ही आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ चीटिंग करेंगे एग्जाम में उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, वहां पर टाइमर लगा होता है, तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक। तो यहाँ अगर आप अच्छे से ईमानदारी से आंसर दे के जाएंगे तो वहां आप टाइम से पहले आंसर कर पाएंगे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बर्निंग ऑफ कोक। इसके थ्रू हम जो कैटलिस्ट का होता है रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टिपिकली स्टोर्ड इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मोस्टली हम कहाँ स्टोर करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए सरफेस टैंक्स में, नंबर बी ओशियन डायरेक्टली, ओशियन में डायरेक्ट, या एटमॉस्फेयर में करते हैं, या नंबर डी अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। इन चारों में से ऐसा क्या है, इसको आप रिलेट करेंगे क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल भी सेम फिनोमिना पे स्टोर किया जाता है, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी भी जो इंडिया की कंडीशन है, फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है, वो भी उससे रिलेट आप करके यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अंदर गड्ढा खोद के कंक्रीट बना के उधर वहां पे स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मेंशन भी आपको होगा, डिप्लीटर या तो ऑयल हो या गैस हो, वो रिजर्वायर में रखा जाता है, वो भी सैलिन के रूप में, मतलब अंदर सॉल्टी बना के रखा जाता है ताकि वहां पर रिएक्शन या फायर ना लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऑक्टेन नंबर इज मीजर ऑफ, मतलब जो ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी हम ऑयल का देखते हैं कि कितना ऑक्टेन नंबर है, वो क्या मेजर करता है, क्या बताता है हमें। नंबर ए फ्यूल जो वोलेटिलिटी होती है उसको बताता है, नंबर बी नॉकिंग टेंडेंसी बताता है, या नंबर सी हमारे सल्फर कंटेंट को बताता है, या नंबर डी डेंसिटी को बताना है। इन चारों में से क्या बताता है हमारा ऑक्टेन नंबर, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए ऑक्टेन नंबर से, तो ऑक्टेन नंबर्स आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉकिंग टेंडेंसी को हमारा ऑक्टेन नंबर बताता है। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा नॉकिंग टेंडेंसी उतनी कम होगी। ऑक्टेन नंबर मतलब बेटर हमारा रजिस्ट करेगा नॉकिंग को, जिससे इग्निशन इंजन हमारा स्पार्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। विच पॉलीमर हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो सबसे ज्यादा रजिस्ट करता है जब कोई केमिकल अटैक होता है, ठीक है ना, तो मतलब सबसे ज्यादा रोकता है उसको। नंबर ए पॉलीएथिलीन, नंबर बी पीटीएफए मतलब परफ्लोरो टेट्रा पॉलीएथिलीन, या नंबर सी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या नंबर डी नायलॉन। इन चारों में से आपको बताना है जो सबसे ज्यादा केमिकल अटैक को रजिस्ट करता है वो कौन सा पॉलीमर है, आपको बताना है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसी को पीटीएफओ को आप लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा केमिकली रजिस्ट करता है, ठीक है ना, केमिकल अटैक को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात करता है, लास्ट 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं जो मेन मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, और आगे जो क्वेश्चन होंगे वो सभी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए होंगे वो आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है। व्हिच कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन इज रिवर्सिबल, मतलब कौन सा कैटलिस्ट है जिसका डीएक्टिवेशन हो उसे रिवर्सिबल कर दिया जा सकता है, वापस कर दिया जा सकता है। नंबर ए पॉइजनिंग, नंबर बी हमारा सिंटरिंग, नंबर सी है थर्मल डिग्रेडेशन, या नंबर डी फॉलिंग। मतलब इन चारों प्रोसेस में से ऐसा कौन सा है कि जब कैटलिस्ट डिग्रेड हो जाता है उसे रिवर्सिबल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, छोड़ के नहीं आने हैं। कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब निगेटिव नहीं होता तो कट ऑफ बहुत हाइयर जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट लॉजिक लगा के, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाउलिंग होता है, जो स्केलिंग हो जाती है उसे रिमूव करके रीजनरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है अपना। विच गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिससे हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग करने की सबसे ज्यादा क्षमता उसके अंदर। नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी मीथेन, नंबर सी N2O, या नंबर डी SF6। इन चारों में से कौन सा है जिसमें सबसे बेस्ट आपको बताना है कि सबसे ज्यादा
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें, और केमिस्ट्री में तो जानना ही जानना आपको। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है SF6, इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल, वो भी जानते हैं कितना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से हम परेशान रहते हैं ना, उससे 23,500 गुना ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग करने की, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आती है क्वेश्चन नंबर 42, ई वेस्ट कंटेन हजार्डस मटेरियल लाइक, मतलब जो ई वेस्ट हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसमें जो हमारा मेटल्स है वो कौन कौन सा मेटल्स पाया जाता है आपको बताना है। नंबर ए लेड एंड पारा Hg, नंबर बी सोडियम एंड पोटेशियम, नंबर सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नंबर डी आयरन एंड एल्यूमिनियम। इन चारों में से कौन सा पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, आपको बताना है, वो भी हजार्डस मेटल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेड एंड पारा, ठीक है ना, ये हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अब जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, SPCL में भी, IOCL में भी, ठीक है। नंबर क्वेश्चन 43 क्या है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉर्मल पैराफिन्स इनटू आइसोपैराफिन्स, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल पैराफिन्स को आइसोपैराफिन्स में कन्वर्ट करता है, वो आपको बताना है। नंबर ए रिफॉर्मिंग, नंबर बी क्रैकिंग, नंबर सी आइसोमराइजेशन, या नंबर डी एल्कलेशन, ठीक है ना। इन चारों प्रोसेस में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो नॉर्मल पैराफिन को आइसोपैराफिन्स में कन्वर्ट करता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसोमराइजेशन प्रोसेस ऐसा है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है इंडस्ट्री में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच डिग्रेडेशन इन्वॉल्व्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब कौन सा ऐसा डिग्रेडेशन इन्वॉल्व है जिसमें रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है। नंबर ए थर्मल डिग्रेडेशन, नंबर बी फोटो डिग्रेडेशन, नंबर सी हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन, या नंबर डी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, ठीक है ना। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस्ट एग्जांपल है जिसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन और आपके लास्ट बचे हुए हैं, इतना अगर पेशेंस बनाए हुए हैं तो मान के चलिए आप इतने मेहनती हैं कि सिलेक्शन अब ज्यादा आपसे दूर है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देख लेते हैं। इन द हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस द कैटलिस्ट यूज्ड, मतलब जो अमोनिया प्रोडक्शन की हैबर प्रोसेस हमारी होती है उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, सिंपल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। IUCL में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, BPCL में भी, HPCL में भी, ठीक है। नंबर ए निकिल, नंबर बी आयरन विथ प्रमोटर्स, या नंबर सी प्लेटिनम, या नंबर डी वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इन चारों में से ऐसा कौन सा है कि जो आपका हैबर प्रोसेस में यूज किया जाता है अमोनिया प्रोडक्शन में एज ए कैटलिस्ट, ध्यान में रखना, प्रमोटर के बारे में नहीं पूछ रहा, कैटलिस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरन विथ प्रमोटर, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको देखते ही आंख बंद करके लगा सकते हैं, मैंने मल्टीपल टाइम इसको लेक्चर में बताया भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3 यूजिंग, कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें बात कर रहा है जब SO2 से SO3 बनता है तो क्या यूज करते हैं, मतलब कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, बात कर रहा है। नंबर ए Fe2O3, नंबर बी वेनेडियम पेंटॉक्साइड, नंबर सी प्लेटिनम, नंबर डी निकिल। इन चारों में से कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है जब H2SO4 में SO2 से SO3 बनाया जाता है, तब बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के रूप में हमारा यूज किया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बात कर रहा है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, इन चारों में से आपको बताना है। नंबर ए CaCO3, नंबर बी CaO, नंबर सी CaSiO3, या नंबर डी Al2O3। इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या है जो पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है, ठीक है ना। मेजर बताना है कि सबसे ज्यादा में क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaSiO3, ठीक है ना। ये हमारा पाया जाता है मेजर कंपोनेंट के रूप में बात करते हैं, ठीक है ना।
इसके साथ और सारी चीजें पाई जाती हैं, बट मेजर में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात कर रहा है उसको देख लेते हैं। द मेन प्रोडक्ट एट द कैथोड इन ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस इज, जब हम ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट मेन मिलता है वो कौन सा मिलता है वो आपको बताना है। नंबर ए क्लोरीन, नंबर बी हाइड्रोजन, नंबर सी सोडियम, या नंबर डी ऑक्सीजन। इन चारों में से कौन सा मिलता है हमें, किस पे, एनोड पे नहीं कैथोड पे आपकी बात हो रही है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बात कर रहा है आपके लिए। इन द ब्लास्ट फर्नेस लाइमस्टोन इज एडेड टू, जब ब्लास्ट फर्नेस इंडस्ट्री में यूज की जाती है तो उसमें लाइमस्टोन क्यों ऐड किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। नंबर बी रिड्यूस आयरन ओर, आयरन ओर को कम करने के लिए। नंबर सी एक्ट एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए। या नंबर डी रिमूव इम्प्योरिटी एज ए स्लज। ठीक है, आपको बताना है चारों में से कौन सा कारण है जिसके लिए लाइमस्टोन यूज किया जाता है, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में आपका, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। मैं सबके कमेंट एकदम पढ़ता हूँ, सबको देखता हूँ कि कौन किस तरह से आंसर दे रहा है, ठीक है ना, और सबसे कम टाइम में कौन दे रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिमूव इम्प्योरिटी एज ए स्लज। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए आज के इस टॉपिक का 50 नंबर क्वेश्चन। जो यहाँ तक रुक गया है मतलब मैं मान के चलता हूँ कि वो सिलेक्शन के एकदम इच्छुक हैं, मतलब उन्हें सिलेक्शन मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, और मिलके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या बात कर रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जब हमारे लोहे में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए रिडक्शन, नंबर बी ऑक्सीडेशन, नंबर सी न्यूट्रलाइजेशन, या नंबर डी हाइड्रोलिसिस। क्लास 10th से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर आप केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत चीजें आपको याद होंगी तो यहाँ से आप चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा आयरन में रस्टिंग हमारी लगती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तो इतना पेशेंस बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वो चीज़ें पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें मुझे एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आई है या कुछ और दिक्कत आ रही है, आप पूछ सकते हैं। बाकी जितने लेक्चर हैं डेली डेली आपको मिलते रहेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जामिनेशन में जाइए और सिलेक्शन लीजिए, इतना ही प्रोसेस है आपके लिए। पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। स्वार्थी नहीं बनना है, सबका हेल्प करना है, अपना भी सिलेक्शन लेना है, दूसरों को, आपको एक सीट चाहिए, पूरा सीट नहीं, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।